यह हमारी 5th वीडियो है जिसमें हम कंटिन्यू कर रखा है हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस पीक और मोलिकुलर पीक के बारे में। देखो इससे पहले समझते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसको लिखना है इजी से इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो दोनों पीक्स हैं ये होती क्या है। देखो हमारा जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है, सैंपल मॉलिक्यूल है, उस पर हम इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट कराते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट कराने से उस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जो भी लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो निकलेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का निकलेगा, और सिंगल बॉन्ड तो हर एक मॉलिक्यूल में होता है, तो सिंगल बॉन्ड तो लास्ट चीज बची हुई है जो निकलेगी अगर केवल सिंगल बॉन्डेड स्पीसीज है तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है मॉलिक्यूलर आयंस। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूलर आयंस होता है उसकी जो पीक्स आने वाली है उसी को बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर पीक। ठीक है, और बेस पीक हम उसे बोलेंगे जिसकी इंटेंसिटी जो होगी ना वो सबसे ज्यादा होगी। यानी कि जो हमारा अगर उन बाकी की जो पीक्स आने वाली हैं उसके कंपैरिजन में बात करें तो उस बेस पीक की जो इंटेंसिटी है वो 100% हम मानते हैं, और 100% मानने के बाद उसके रेस्पेक्ट में हम बाकी की जो भी पीक्स आने वाली हैं उसकी इंटेंसिटी को देखते हैं कि उसके रेस्पेक्ट में ये 51 आया है, ये 81 आया है, ये 61 आया है, जो भी है वो देखते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर पीक क्या होती है? मॉलिक्यूलर पीक मॉलिक्यूलर आयन की वजह से आती है, और मॉलिक्यूलर आयन की वजह से आती है, और जो मॉलिक्यूलर पीक्स होती है वो सबसे लास्ट में आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारा जो वो मॉलिक्यूल होता है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, देखो यार इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो मास तो सेम ही रहेगा, जो मॉलिक्यूल का रियल मॉलिक्यूल का होगा वही मॉलिक्यूलर आयन का मास होने वाला है। यानी कि केवल हमारा कोई भी एटम बाहर नहीं जा रहा है, केवल हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो मास तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मास जो होता है ना वो मास इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड नहीं करता है, वो न्यूट्रॉन प्लस और प्रोटॉन की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मास तो सेम ही रहने वाला है, तो इसी वजह से हमारा जो मॉलिक्यूलर आयंस होगा उसका मास सबसे ज्यादा होगा, यानी कि वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा, बहुत बड़ा आयन होगा, जो कि हमारा लास्ट में सिग्नल देने वाला है। इसके प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि जो भी आयन, जो भी पार्टिकल जो होता है हमारा, वो जितने बड़े साइज का होगा उतने ही लास्ट में उसका सिग्नल आने वाला है। तो मॉलिक्यूलर आयन के बाद क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, यानी कि मॉलिक्यूलर आयन टुकड़ों में टूटता है। तो सबसे बड़ा क्या हुआ? मॉलिक्यूलर आयन ही हुआ, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा मॉलिक्यूलर आयन में। अब ये भी सिग्नल देगा, तो ये सिग्नल कहां पर देगा? सबसे लास्ट में। तो यहां पर जब भी हम स्पेक्ट्रा देखते हैं, जो भी स्पेक्ट्रा, देखो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो भी स्पेक्ट्रा होता है उसमें सबसे लास्ट में सबसे हायर एमजेड वैल्यू पर जिसका सिग्नल आता है वो हमारा मॉलिक्यूलर आयन होता है। यानी कि एमजेड वैल्यू से हम पता लगा लेंगे कि हमारा मॉलिक्यूलर आयन क्या है, यानी कि मॉलिक्यूलर आयन का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर आयन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, और हमारी जो बेस पीक होती है जिसकी इंटेंसिटी 100% होने वाली है, इससे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि यार बेस वैल्यू जो है, बेस वैल्यू की इंटेंसिटी क्या है? सबसे हाई है, और हाई कब होगी? कोई भी हमारा जो सिग्नल दे रहा है जो चीज़ है उसकी हायर इंटेंसिटी तभी होती है जब उसकी स्टेबिलिटी होती है, यानी कि हमारे पास फ्रेगमेंट्स बनेंगे, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूलर आयंस था वो टुकड़ों में टूटेगा। अब टुकड़ों में किस तरीके से टूटता है? स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग टूटता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्रेगमेंट होगा ना वो ही सबसे ज्यादा बनेगा, और जो सबसे ज्यादा बनेगा उसकी इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा आने वाली है। यानी कि जो सबसे ज्यादा बनेगा वो किस पर डिपेंड करता है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पर। और स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि हमारा अगर कार्बोकेटायन बनता है तो कार्बोकेटायन में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे रेजोनेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमारे पास हम एग्जांपल लेकर के बात करेंगे, उसमें हम एमजेड वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे जो पीक्स आने वाली हैं वो पीक्स में जो बेस पीक आई है 100% वो किस वजह से आई है। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर पीक, देखो मॉलिक्यूलर पीक जो होती है ना ये हमारी बेस पीक भी हो सकती है। कई ऐसे केस होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर पीक और बेस पीक होता है ना वो सेम ही होती है। जैसे कि
कि हमारा जो मॉलिक्यूल था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यार उस मॉलिक्यूल में हाई स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे कि मान लो हमारे पास फिनोल है, फिनोल में H+ आयन निकल जाता है, उसके बाद क्या बनता है फिनोक्साइड आयन, जो कि हाईली स्टेबल होता है। तो ऐसी अगर कोई चीज बनती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हायर स्टेबिलिटी उसकी बनी रहती है एज कंपेयर टू फ्रेगमेंट्स, यानी कि उसके जो टुकड़े होने वाले हैं उसके कंपैरिजन में हमारा मॉलिक्यूलर आयन की स्टेबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा होती है तो उस केस में जो मॉलिक्यूलर आयन की जो पीक होगी, मॉलिक्यूलर पीक जो होगी वही हमारी बेस पीक होने वाली है। आई होप आपको बेस पीक और मॉलिक्यूलर पीक के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब इसे लिखना कैसे है वो देखते हैं, ठीक है। द पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रा विच हैव हाईएस्ट इंटेंसिटी इज कॉल्ड बेस पीक, यानी कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, सॉरी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है ये, हमारी मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो स्पेक्ट्रा आता है उसमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जिस पीक की होती है उसी को बोलते हैं हम बेस पीक। एंड द पीक विच अराइजेज एट हाईएस्ट mz वैल्यू, और जो पीक जो जिसकी mz वैल्यू सबसे ज्यादा होती है इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर पीक, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी है 92 mz वैल्यू है इसकी। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारी मॉलिक्यूलर पीक जो हमें बताएगी कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, ठीक है। अगली चीज, द फ्रेगमेंट्स विच इज प्रेजेंट इज इन हायर अमाउंट गिव्स बेस पीक, यानी कि वो फ्रेगमेंट जो हायर स्टेबल होता है, हाईएस्ट स्टेबल होता है, वो हमारा बेस पीक देने वाला है, उसी को हम बेस पीक कहते हैं। एंड द अमाउंट इज डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी, यानी कि जो हमारे पास देखो सबसे ज्यादा बनता है और सबसे ज्यादा बनेगा कब, जब वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है और फ्रेगमेंट्स की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंट, ठीक है। हाईएस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट, यानी कि जो हमारे पास हाईएस्ट स्टेबल फ्रेगमेंट होता है वही हमारे पास हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होगा। एंड इट्स रिलेटिव इंटेंसिटी इज 100%, और इसकी रिलेटिव इंटेंसिटी 100% होती है, ठीक है। इन द केस ऑफ मॉलिक्यूलर पीक द mz रेशियो इज सिमिलर टू द रियल मॉलिक्यूल, और जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन जो होता है और जो हमारा मॉलिक्यूलर पीक होती है ना, वही उस मॉलिक्यूलर पीक का जो mz वैल्यू होता है वो सेम टू सेम होता है हमारे मॉलिक्यूलर आयन की, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन देखो, मॉलिक्यूलर आयन कब बनता है, ये है, ये हमारा मॉलिक्यूलर आयन। अब इस मॉलिक्यूलर आयन की जो हमारी mz वैल्यू होगी वो सेम टू सेम होगी इसके, क्योंकि यहां से केवल इलेक्ट्रॉन निकला है, टोलुइन से केवल इलेक्ट्रॉन निकला है, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो हमारा मास जो होता है उस मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो मास होगा mz वैल्यू होगी वो इसके सेम ही होने वाली है, ठीक है। तो mz वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो आयनाइज्ड मॉलिक्यूल है जिसके इंटेंसिटी हमें सबसे लास्ट में मिली है उसका ठीक है। तो इन द केस ऑफ मॉलिक्यूलर पीक द mz रेशियो इज सिमिलर टू द रियल मॉलिक्यूल से सिमिलर होता है। सो बाय मॉलिक्यूलर पीक वी कैन इजीली प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सैंपल, यानी कि इस मॉलिक्यूलर पीक से हम आराम से बता सकते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होने वाला है हमारे मॉलिक्यूल का, ठीक है, ऑफ द सैंपल, यानी कि जो सैंपल मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होने वाला है। मॉलिक्यूलर पीक इज अराइजेज ड्यू टू मॉलिक्यूलर आयंस की वजह से हमारे पास मॉलिक्यूलर पीक देखने को मिलती है, ये हमारा मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर आयंस इज फॉर्म्ड व्हेन आयनाइजेशन ऑफ रियल मॉलिक्यूल इज टेक्स प्लेस, यानी कि आयनाइजेशन जब होता है तब हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस का फॉर्मेशन होता है। एंड फॉर आयनाइजेशन वेरियस मेथड्स आर यूज्ड, यानी कि जो हमारे पास आयनाइजेशन करना होता है ना, जिस तरीके से देखो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल इस टोलुइन का हम आयनाइजेशन कर रहे हैं और मॉलिक्यूलर आयंस बना रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड होते हैं। इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने डिटेल से समझाया था कि ये जो टेक्निक्स होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं फॉर आयनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास EI होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, और CI होती है केमिकल आयनाइजेशन, FAB मेथड होता है। FAB का मतलब फास्ट एटम
बम्बार्डमेंट। ठीक है, ये हमारे पास 3-4 टेक्निक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से हमारे पास दो चीज़ें आती है, मोलिकुलर पीक आती है और बेस पीक आती है। अब एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं जो हमारा टोलुइन का है। ठीक है, अब टोलुइन का सबसे पहले आयनाइजेशन कराएंगे। यहाँ पर जो ये बॉन्ड होता है, क्योंकि देखो पाई बॉन्ड है, अब CH3 में सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हाई एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए या फिर उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो यहाँ पर अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो सबसे पहले हमारे पास पाई बॉन्ड से ही इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, क्योंकि वो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आयनाइजेशन में क्या होगा, पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी साइड हमारे पास एक फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इस मॉलिक्यूल में जो कि हमारा मॉलिक्यूलर आयन है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, डिफरेंट हमारे पास टुकड़े बनने वाले हैं। तो पहला टुकड़ा किस तरीके से बनेगा, मान लो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गया ऊपर की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, यानी कि बॉन्ड जो है ये इसमें होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब बॉन्ड बनने के बाद भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे और पॉजिटिव एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बनती है। इसके बाद यहाँ से हमारे पास C2H2 मॉलिक्यूल जो है, C2H4 जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाए, जिससे हमारे पास 2 कार्बन कम हमारे पास एक कार्बोकैटायन बनेगा, साइक्लिक कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से भी फ्रेगमेंट बन सकते हैं, जिसमें क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक H ये बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारे पास जो ये हमारे पास फ्रेगमेंट बनने वाला है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि बेंजाइलिक जो कार्बोकैटायन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसमें स्क्रैम्बलिंग होगी और हमें ये मिलेगा जिसका नाम है ट्रोपोलियम कैटायन, जो कि हाईली स्टेबल होता है। अब देखो इसमें भी फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, यानी कि ये भी टुकड़ों में टूट सकता है, जिसमें ये 7 मेंबर है, इसमें से C2H4 जो है ये बाहर निकल जाए, 5 मेंबर बन जाए। अब इसमें से भी क्या होगा, C2H2 बाहर निकल जाए और 3 मेंबर बन जाए। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं फ्रेगमेंटेशंस की। फ्रेगमेंट्स किसी भी तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इनकी स्टेबिलिटीज कितनी है, ये हमें पता चलेगा इसकी रिलेटिव इंटेंसिटीज पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी 100% आती है। इसका पता हमें कैसे चलेगा कि ये जो 100% आई है ये इसी की वजह से आई है, इसका पता चलेगा हमें M/Z रेशियो से। M/Z रेशियो हम आराम से निकाल सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बात कर ली थी कि M/Z रेशियो किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका M/Z रेशियो 91 होता है, तो 91 पर हमें 100% पीक देखने को मिलती है, जिसकी इंटेंसिटी 100% होती है। तो हम आराम से बता सकते हैं कि हमारे ट्रोपोलियम कैटायन की वजह से ही ये हमारे पास पीक आई है। ठीक है, और बाकी की पीक्स जो आई है ये इनकी वजह से आई है। देखो जैसे कि MZ77 पर कौन सी आई है, इसकी आई है, तो यहाँ पर इसकी जो इंटेंसिटी है वो 62 है। अब सबसे ज़्यादा सबसे कम इंटेंसिटी है हमारे पास 13%, 51 की। ठीक है, अब ये 51 कौन सा है, ये है, ये सबसे लेस्ट स्टेबल होने वाला है, यानी कि ये सबसे कम स्टेबल होगा, जिसके इंटेंसिटी केवल 13% ही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग कि हमारा जो कार्बोकैटायन या फिर कोई भी फ्रेगमेंट बनता है वो कितना स्टेबल बनता है, यानी कि हमारे फ्रेगमेंट्स की स्टेबिलिटी को भी यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके से उनकी स्टेबिलिटी आई है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका स्पेक्ट्रा। आगे बात करते हैं, इन द केस ऑफ टोलुइन देयर आर मेनी पीक्स आर अराइजेज। इसके केस में, टोलुइन के केस में हमारे पास बहुत सारी पीक्स देखने को मिलती हैं, इन विच मोलिकुलर पीक आर अराइजेज एट 92 mZ वैल्यू। 92 mZ वैल्यू पर हमारे पास मोलिकुलर पीक मिलती है। ठीक है, ये मोलिकुलर पीक है जो कि इसकी वजह से आई है, ये मोलिकुलर आयन है जिसकी वजह से हमारे पास मोलिकुलर पीक आई है। ठीक है, एंड आर अराइजेज ओके वैल्यू। ठीक है, विद 18% इसकी इंटेंसिटी है। ठीक है, इंटेंसिटी एंड बेस पीक आर अराइजेज एट 91 mZ वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास बेस पीक आती है वो 91 mZ वैल्यू पर हमें देखने को मिलती है, ड्यू टू हाईली स्टेबल ट्रोपाइलियम कैटायन, जो कि हमारे पास हाईली स्टेबल ट्रोपाइलियम कैटायन की वजह से आता है। ठीक है, ये जो ट्रोपाइलियम कैटायन होता है ये हाईली स्टेबल होता है, जिसकी वजह से हमें हाई इंटेंसिटी 100%
रिलेटिवली 100% इंटेंसिटी की हमें पीक देखने को मिलती है, जो कि बेस पीक होती है। ठीक है, तो एक और हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमने बात किया है कि कब किन किन केस में हमारे पास वो मोलिकुलर पीक जो होती है वो हमारी बेस पीक हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर एक टोलुइन है, टोलुइन में आयनाइजेशन कराएंगे, यहाँ पर आयनाइजेशन लिखना है आपको। आयनाइजेशन कराने के बाद हमारे पास मोलिकुलर आयन बनेगा। अब ये मोलिकुलर आयन हाईली स्टेबल है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर इसके टुकड़े करेंगे तो यहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन है हमारे कैटायन का वो भी घट जाएगा। अब डीलोकलाइजेशन घटेगा यार तो स्टेबिलिटी भी घटेगी। तो यहाँ पर ये जो बना है ना, इसमें हाईली डीलोकलाइजेशन है, हाई डीलोकलाइजेशन है, जिसकी जो mz वैल्यू है वो 128 है। तो हमें 128 mz वैल्यू पर हाई इंटेंसिटी की पीक देखने को मिलती है, जिसकी इंटेंसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यही हमारी मोलिकुलर पीक होती है और यही हमारी बेस पीक होती है। ठीक है, तो देखो इन द केस ऑफ नेफ्थलीन मोलिकुलर पीक है 100% रिलेटिव इंटेंसिटी, यानी कि जो मोलिकुलर पीक आती है हमारे पास उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी 100% होती है। सो फॉर नेफ्थलीन द मोलिकुलर पीक एंड बेस पीक आर सेम, यानी कि इन द केस ऑफ नेफ्थलीन के केस में हमारे पास मोलिकुलर पीक और बेस पीक जो होती है वो सेम ही होती है। तो ये था हमारे पास वीडियो बेस पीक और मोलिकुलर पीक के बारे में। इस पर आपको शॉर्ट नोट भी मिल सकता है कि क्या होती है बेस पीक, क्या होती है मोलिकुलर पीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।